बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 4 करेंगे। ठीक है, लेक्चर 4 में जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हमारे फर्स्ट चैप्टर के रह गए थे हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। The limiting reactant limits or determines the amount of product that can be formed in a reaction. This reactant gives least number of moles of product. ठीक है, The limiting reactant limits. Limiting reactant क्या करता है? Limit करता है या determine करता है amount of product कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, कितनी प्रोडक्ट बनेगी किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और दिस रिएक्टेंट गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इस रिएक्टेंट की वजह से जो होते हैं वो कम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होता है बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। ठीक है, सिंपल इसको समझते हैं किस तरीके से। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? इट इज द रिएक्टेंट द क्वांटिटी ऑफ विच इज मोर देन इनफ टू रिएक्ट विद लिमिटिंग इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब भी कभी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज बनेगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट बच जाएगा वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ इलस्ट्रेशन में आते हैं इसकी। ठीक है, कि 3 मोल्स ऑफ H2 लिए गए और 2 मोल्स ऑफ N2 लिए गए। ठीक है, अब 3 मोल्स H2 है, 2 मोल्स N2 है। ठीक है, और जो NH3 है वो 0 मोल, यानी जब रिएक्शन से पहले ये कंडीशन थी। जब रिएक्शन हो गया तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बन गए, 0 मोल H2 के बचे और 1 मोल N2 के बचे, यानी 0 मोल हाइड्रोजन के बचे और 1 मोल नाइट्रोजन का बचा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो ये रिएक्टेंट था हाइड्रोजन, ये कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया। जबकि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या है? 1 मोल उसका रिमेनिंग बच गया। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल्स से तीनों के तीनों यूज हो गए, यूटिलाइज हो गए। जबकि हम नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, 1 यूज हुआ और 1 बच गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसका 1 मोल, जिसके सारे मोल्स यूज हो गए, और जो नाइट्रोजन है उसका 1 मोल अनरिएक्टेड बच गया, तो नाइट्रोजन क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। किस तरीके से हम किसी भी जो आपके रिएक्शन के अंदर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है इसकी क्वांटिटी को। इफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज गिवन इन ग्राम्स में अगर गिवन होती है, कन्वर्ट इनटू मोल बाय डिवाइडिंग इट विद मॉलिक्यूलर मास। इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, जिस तरीके से हमने पहले सीखा था कि हम किस तरीके से किसी भी मास इन ग्राम्स को उसके मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोलर क्वांटिटी ऑफ ईच रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट की जो है मोलर क्वांटिटी मालूम करेंगे, उसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलेटेड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन सिंपल, वो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाए, बचे नहीं, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट the amount of product is calculated by multiplying the quantity on moles with molecular mass. सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी बनेगी रिएक्टेंट से। हमें सिंपल इस तरह से पता चलेगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी मदद से जितना यूज होगा, यानी सिंपल सी बात है अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे 2 मोल, यानी यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने थे हाइड्रोजन के? जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गए। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, वो 1 बच गया। ठीक है, तो जो बच रहा है उसको हम छोड़ देंगे, जो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जा रहा है उसकी मदद से जितना हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो हम बेसिकली वो हमारी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 8 है
If 120 gram of each reactant Na2S or Na2CO3 are SO2 and SO2 reacts together, how many grams of Na2S2O3 will be produced? This equation the equation is given below. ठीक है, अगर 120 ग्राम ये तीनों रिएक्टेंट यूज होते हैं, यानी 120 ग्राम ये, 120 ग्राम ये और 120 सोडियम सल्फाइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये Na2S2O3 है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये है, ये तीनों रिएक्टेंट हैं, ये हमारी क्या है, दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमने जो बेसिकली जो चीज़ें गिवन, जिनके मासेस गिवन है, वो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट जिसकी हमें ग्राम्स रिक्वायर्ड है वो ये हो गया। तो ये सारे जो है बोल्ड में लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमें सबसे पहले जो अमाउंट हमारे पास ग्राम में गिवन है रिएक्टेंट्स की, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S, वेट ऑफ Na2, ठीक है। अब हम एक एक करके, यानी सबसे पहले हम इसको मोल्स, इसके मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो Na2S जो है हमारे पास, इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास वो क्या है, 120, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिंपल निकाल लेंगे, सोडियम का 23 होता है, ठीक है। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, ठीक है। और सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46, और जो सल्फर है वो किसका जो होता है वो कितने होते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो 32, ठीक है। तो 46 + 32 कितने हो जाएंगे, 46 ये हो गया, और ये हो गया 78, ठीक है। तो 78 ग्राम हमारे पास ये आ गया। तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया 120 ग्राम जो हमारे पास मास गिवन था, और 78 ग्राम जो हो गया इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल हमारे पास 1.53 मोल्स, इसको हमने से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं, सोडियम Na2CO3 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Na2CO3 का जो है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 106 होता है, ठीक है। 106 किस तरीके से होता है कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करें Na, सोडियम का जो होता है वो, सोडियम का 23 होता है, इनटू कितने हैं, सोडियम 2, ठीक है। तो इक्वल्स टू 46 ग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट हम आएंगे, हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन 1 है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो है कितनी, 3, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3, ठीक है। तो 16 3 से क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 + 12 + 48, ठीक है। तो 46 + 12 60 हो जाएगा, 60 + 46 हो जाएगा 106। तो ये हमारे पास इसका आ गया मास, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम आ जाएंगे, तीसरा जो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका हमने मास कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का भी 32 + 32 जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 हो गया, 120 ग्राम डिवाइडेड बाय 64, तो 1.875 मोल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, फ्रॉम द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें ये बात पता है जो गिवन है हमें कि 2 मोल्स ऑफ Na2S प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ Na2S2O3, ठीक है। तो अगर 2 मोल्स इतने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 1.53 मोल्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, 2 को ले जाकर पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर 1.53 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 2.295 Na2S2O3, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ Na2, यहाँ पे हम देखेंगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ Na2CO3। अब इसी तरीके से इसके जो मोल्स हमारे पास आए कितने, 1.13 मोल्स आए, तो 1.13 मोल्स के लिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे।
तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे 1.13, तो ये 3.39 मोल्स ऑफ Na2S2O3। इसी तरीके से जो थर्ड है वो हमारे पास 4 मोल्स, इक्वेशन के अंदर हम देखें 4 moles of sulfur dioxide produces 3 moles of Na2CO3, ठीक है। और 1.875 जो हमने कैलकुलेट किया उसको हम क्या कर देंगे, 4 से पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 को और फिर 1.875 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 1.40 मोल्स। अब हम अगर ये देखें तो हमारे पास इसमें 2.295 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, इस पे 3.39 मोल्स बन रहे हैं, उस पे 1.40 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट इट इज द अमाउंट ऑफ SO2 which produces least amount of the product, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1.4 मोल्स इसमें बन रहे हैं, ये 3.39 है और वो हमारे पास कितना था 2.29। तो सबसे कम जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो किस में बन रही है, वो बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो देयरफॉर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और बाकी दोनों के दोनों क्या है, एक्सेस, जो आपके पास जो है बाकी दोनों के दोनों क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है ये तो प्रूव हो गया। अब कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यील्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी कितनी, तो द वेट ऑफ Na2S2O3 प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ रिएक्शन इज बिलो, ठीक है। वेट ऑफ Na2S2O3 मोल्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 1.40 मोल्स, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होता है Na2S2O3 का, सोडियम Na, ठीक है, इसका होता है 23 और 23 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया 46। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सल्फर है, सल्फर का होता है 32, ठीक है, 32 इंटू 2, तो ये हो गया 64, ठीक है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, 16 इंटू 3, ठीक है, 16 3 सा 48, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास, तीनों के मासेस आ गए, हम तीनों को हम सिंपल ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 158 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 प्लस 40 हो गया 100, 6 4 10 110, 110 प्लस 48 158, तो 158 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये आ गया 221.2 ग्राम्स, ठीक है। Hence the amount of Na2 produced 2.2 to 21.1 gram, ठीक है। This is called theoretical yield of the product. Suppose the actual quantity of Na2S2O3 obtained is 200 grams, ठीक है। तो ये है theoretical, इतना बनेगा, और एक्चुअल में और मुख्तलिफ एनर्जी लॉसेस वगैरह होते हैं, तो उसके जरिए जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कुछ प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है वो कम बनती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड, अगर हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करें, ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास हो जाएगी 200 ग्राम, हमारे पास एक्चुअल यील्ड है ये 221.1 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, थियोरेटिकल यील्ड। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास थियोरेटिकल के हिसाब से ये 90.40% प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं दे दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, और इसके कुछ और क्वेश्चंस आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये टॉप चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। पैरेलल में हम 7 लेकर चलेंगे, 1 से लेकर 4 तक को और 5 से लेकर 8 तक को, ठीक है। चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जैसे एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन
ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल एनर्जीज, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस आते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल कन्वर्जेशन प्रिंसिपल पे, एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे जो बेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर accompanied by energy changes with material changes are called thermochemical reaction। वो केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी चेंजेस के साथ साथ मटेरियल के अंदर भी चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, अ रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज इवॉल्व्ड along the formation of the product is called as an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनके अंदर जब वो रिएक्शन हो तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो, इवॉल्व हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन सिंपल ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बनता है तो साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, और हीट इवॉल्व है क्योंकि तो हैज डेल्टा एच की वैल्यू उसकी नेगेटिव में आएगी। डेल्टा एच मीन्स हीट चेंज की नेगेटिव में, नेगेटिव मीन्स के हीट निकल रही है इसमें से। तो उसकी एग्जांपल्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसमें हीट निकलती है। मीथेन जब एयर में बर्न होती है, नॉर्मल जो हमारे घरों में जो मीथेन गैस जो चूल्हों में आ रही होती है वो जब बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाती है और हीट उसमें से निकलती है, जिस जो हमारी जो है बेसिकली कुकिंग के अंदर यूज होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो करती है, जहाँ भी रिएक्शन होता है वो सिस्टम है, उससे सराउंडिंग में हीट फ्लो करती है। द कंटेनर बिकम्स हॉट, और जो कंटेनर जिसमें होता है वो हॉट हो जाता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है। द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो the energy of the reactant is greater than the total energy of the product। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। द डिफरेंस two energies is the amount of heat releasing to the surrounding। ठीक है, दोनों एनर्जीज के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो हीट रिलीज हो जाती है। सिंपल सी बात है कि इसकी जो हीट है इन दोनों की, वो इन दोनों की हीट, ये दोनों हीट प्लस इसकी हीट के बराबर है। ठीक है, तो जो हीट रिलीज हो गई वो बेसिकली क्या है, तो इसकी हीट जो होती है वो कम हो जाती है, जो एनर्जी होती है, हीट मींस एनर्जी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ये है कि जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी होती है, प्रोडक्ट की इतनी हो जाती है, बाकी सारी की सारी हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है उसमें से। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अ रिएक्शन टू विच एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शंस जिसके लिए हीट की जरूरत पड़े उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कार्बन प्लस सल्फर CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, इसके लिए हीट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से H2I2 है, इसके लिए भी हीट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है। द कंटेनर बिकम्स कोल्ड, कंटेनर ठंडा हो जाता है जिस चीज में रखा होता है। द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट। ठीक है, जो हीट कंटेंट प्रोडक्ट की होती है वो ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है, क्योंकि हीट उसमें मिल के वो हीट उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द डिफरेंस इन टू एनर्जीज इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हीट सप्लाइड, सिस्टम में जो हीट सप्लाई होती है उसका होता है। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगी तो हीट इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट डिपेंड्स। ठीक है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, the amount of chemical substance taking part in a reaction, the physical state of the substance involved in the reaction, the temperature, whether the reaction is taking place at a constant pressure or constant volume। ठीक है, कितना अमाउंट कितनी अमाउंट केमिकल की है, सब्सटेंस की जो रिएक्शन करवा रहे हैं हम, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्शन जो सब्सटेंस जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर क्या है,
रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया जा रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये तमाम चीज़ें उस पर अफेक्ट करती हैं कि कितनी हीट निकलेगी और क्या, ठीक है। अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट्स, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम: एनी मटेरियल और कलेक्शन ऑफ मटेरियल which has been separated from the purpose of detailed study is called system, ठीक है। कोई भी मटेरियल या कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, which has been separated, जिसको सेपरेट किया जाए from the purpose of detailed study, उसको डिटेल स्टडी के लिए इसको सेपरेट किया जाए, इसको हम सिस्टम कहते हैं। इन सिंपल, वो जगह, वो चीज जिसके अंदर रिएक्शन करवाया जा रहा है वो क्या है? सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम: दो तरह के सिस्टम होते हैं, 4 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम होता है द सिस्टम दैट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, जिसमें एनर्जी भी निकल सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर मैटर भी जो है वो, फॉर एग्जांपल हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो उसमें से वाटर बॉईल होकर निकल सकता है। तो इस तरह के जो है वो सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों निकल भी सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है मैन एंड प्लांट्स। आफ्टर देयर डेथ बॉडी एनर्जी एंड मैटर इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग, ठीक है। बॉडी और एनर्जी दोनों के दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। क्लोज सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है और एक्सेप्ट होती है, यानी रिलीज होती है या एक्सेप्ट करता है, उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। बॉइलिंग वाटर इज इन अ क्लोज बॉटल इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज बॉटल के अंदर हम वाटर बॉईल करें तो उसमें क्या होगा? हीट तो बाहर निकलेगी लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। ट्रांसफर्स हियर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बर्नर सराउंडिंग टू द सिस्टम, ठीक है। बर्नर से हीट आ रही है वो सराउंडिंग में, ठीक है। सिस्टम से हट के है तो सराउंडिंग में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सिस्टम नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम ना तो हीट जाएगी, ना आएगी, ना एक्सेप्ट होगी, ना मैटर जाएगा, ना एक्सेप्ट होगा, ठीक है। हॉट सील्ड सॉल्यूशन इन थर्मस बॉटल इज एन एक्सचेंज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, क्या है कि हॉट सील्ड सॉल्यूशन, कोई भी चीज एक बॉटल में रखी हुई, थर्मोस बॉटल में रखी हुई है तो उसमें ना तो हीट निकलेगी ना मटेरियल निकलेगा, ठीक है। फिर है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। A system which consists of large number of atoms, ions or molecules is called macroscopic system. जिसमें large number of molecules हैं उसको macroscopic system कहते हैं, ठीक है। The measurable properties associated with the temperature is called macroscopic properties. वो properties जिसको measure किया जा सके इन सिस्टम की टेम्परेचर के साथ साथ उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मास, कंसंट्रेशन, ये तमाम चीजें उसकी मेजर कर सकते हैं, ठीक। सराउंडिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग: द एनवायरनमेंट कंटेनिंग द सिस्टम इज और कॉल्ड सराउंडिंग। यानी सिस्टम कहीं भी, या फॉर एग्जांपल जो कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो जिस जगह रखा हुआ है उसके इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं उसके अलावा, उस सिस्टम के अलावा उसकी सराउंडिंग, ठीक है। हॉट सील्ड सॉल्यूशन इन थर्मोस बॉटल, द सील्ड सॉल्यूशन इज द सिस्टम वेयर द थर्मोस बॉटल इज द सराउंडिंग, ठीक है। जो सील्ड सॉल्यूशन जो है सिस्टम के अंदर वो सिस्टम है और जो थर्मोस बॉटल है वो बाहर की, वो क्या है? बेसिकली वो उसकी सराउंडिंग है, ठीक है। स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स क्या है? Properties such as temperature, pressure, volume gives description of the material under a set of experimental conditions. When a system undergoes a change, the final description of the system differ from the initial description. Initial state, the difference between these two was indicated in change in the system, ठीक है। बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन, मटेरियल की डिस्क्रिप्शन बताती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। जब सिस्टम के अंदर चेंजिंग आती है तो ये तमाम चीज़ें इनिशियल स्टेट से चेंज होकर नेक्स्ट स्टेट पे चली जाती हैं, तो इनके लिए क्या होता है? चेंज इंडिकेट किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू इंडिकेट्स, ठीक है, ये चेंज है बेसिकली, ठीक है। अब हम यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फ्लास्क containing water at a temperature T1 is heated to temperature T2, ठीक है। सिस्टम के अंदर फ्लास्क है, उसके अंदर क्या हुआ है? वाटर रखा हुआ है, उसको हमने टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर T1 था, जब हम उसको हीट किया उसका टेम्परेचर चेंज हो गया T2 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1। चेंज होगा वो क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा, ठीक है। या इसको सिंपल डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। इन जनरल द चेंज इन द सिस्टम ऑफ द वॉल्यूम विल बी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन फाइनल स्टेट माइनस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द इनिशियल स्टेट। ये क्या है? चेंज के बराबर, ठीक है।
Similarly, the change in the volume will be delta V, V2 minus V1. V1 इनिशियल है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, डेल्टा V चेंज, ठीक है। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दो तरह की होती हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? These are the properties of characteristic properties of the system and are independent of the amount of the material concerned. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की, मटेरियल की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जितनी भी अमाउंट ले लें हम उसकी वो प्रॉपर्टी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर, प्रेशर वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चाहे हम थोड़ा सा पानी लें चाहे हम ज़्यादा पानी लें, वो टेम्परेचर वो बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। चाहे हम थोड़ी सी बर्फ़ लें चाहे ज़्यादा बर्फ़ लें, ठीक है, वो मेल्ट होगी रूम टेम्परेचर, ठीक है, या फ्रीज होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज जो चाहे जितनी भी ले लें क्वांटिटी में, ज़्यादा या कम, और वो डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं सिस्टम पे, मटेरियल पे, क्वांटिटी पे, ठीक। फॉर एग्जांपल द चेंज इज द चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इफ द मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी हाफ ऑफ द बिकम द हाफ ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है? मास, जितना हम क्वांटिटी कम करेंगे मास कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, एंथैल्पी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें एक्सटेंसिव है, मटेरियल की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसका फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया क्या है। अब उसकी फर्स्ट लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कंजर्व्ड। सिस्टम या सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या मतलब? इसको एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वन एनर्जी से, फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें कि कंसिडर अ सिस्टम इन स्टेट ए में एक सिस्टम है हैविंग इनिशियल एनर्जी E1, उसकी इनिशियल एनर्जी क्या है? E1। उसके अंदर क्या होता है? चेंज आता है, जो स्टेट में बी स्टेट पे पहुंच जाता है तो उसकी फाइनल एनर्जी E2 होती है। तो चेंज इन एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या होगी? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। Now suppose the system while going to change absorbed heat, जब सिस्टम के अंदर हीट इंक्रीज हो रही है तो वो हीट एनर्जी चेंज हो रही है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग से, ठीक है। एंड ऑल्सो परफॉर्म सम वर्क भी परफॉर्म करेगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सराउंडिंग टेंड्स टू रेज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सिस्टम की, वो उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। On the other hand, performance of the work by the system lower than the energy that the system sum of its needed to perform of work, ठीक है। जब जाहिर सी बात है कि वो, अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम के अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक है, वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। That delta E is the increase in internal energy. डेल्टा E जो है वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है ऑफ द सिस्टम, एंड जो वर्क डन हो रहा है सिस्टम के अंदर वो क्या है? W है, ठीक है, by the system, and then according to the first law of thermodynamics, जो हीट सप्लाई हो रही है वो दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की उसको इंक्रीज करने में और वर्क डन में, ठीक है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज वो बेसिकली आएगा, वो किसके बराबर होगा? जितनी हीट सप्लाई होगी उसमें से वर्क डन को माइनस कर देंगे उसके बराबर, ठीक है। अब मुख्तलिफ साइंस हम यूज़ करते हैं हीट की और वर्क की। इससे हमें पता चलता है कि हीट सप्लाई हो रही है, कि हीट रिलीज हो रही है, या वर्क डन हो रहा है, या वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है। Q अगर पॉजिटिव है तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है, Q नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रही है। W अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी हीट लॉस हो रही है, ठीक है। और W अगर नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी हीट, यानी वर्क डन से एनर्जी ऐड होगी, ठीक है। अब यूजफुलनेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द इक्विवेलेंसी
ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर इक्विवेलेंसी बताता है, ठीक है। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एब्जॉर्ब हीट, वर्क और एब्जॉर्ब हीट के दरमियान क्या रिलेशन है वो बताता है। इट डील्स विद द परफॉर्म्ड वर्क परफॉर्म एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्या कितना वर्क परफॉर्म हुआ है, एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया इसको बताता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को नहीं बताता कि फॉरवर्ड होगा या रिवर्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। इट कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर द एनर्जी चेंज विल ऑकर और नॉट, चेंज होगा या ना होगा, नहीं होगा ये नहीं पता चलता। इट डज नॉट शो द एक्सटेंट टू विच एनर्जी ऑफ वन फॉर्म चेंज इनटू अनदर, ठीक है। और ये हमें ये नहीं बताता कि एनर्जी जो है, इट डज नॉट शो एक्सटेंट ऑफ कितनी एनर्जी इसमें से रिलीज होगी और कितना चेंज होगा स्टेट, ठीक है। एक्सटेंट टू विच एनर्जी ऑफ वन फॉर्म चेंज इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम दो तरह का वर्क है इसमें, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वर्क, ठीक है, जिसकी हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। Work associated with the change in volume of a system against an external pressure is called mechanical or pressure volume work, ठीक है। Definition of work क्या है, the force multiplied by the distance work through which force act is called work. Work क्या है, distance into force, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल ये पिस्टन के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसकी वजह से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बेसिकली क्या है, वर्क, लीनियर वर्क की अगर हम बात करें। और फिर अगर उसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो फिर उसके अंदर वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है।